बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम चैप्टर कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें हम चैम्बरलिन के सेलिंग कॉस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हमने करना है जी सेलिंग कॉस्ट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट, आपके मुसारफ़े फ़रोख्त और तवाज़नी पैदावार। बात ये हम करेंगे इन दी शॉर्ट रन, अरसा कलील में क्या असरात मुरतब होते हैं मुसारफ़े फ़रोख्त के, पैदावार के ऊपर, तवाज़न के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है जी कि सेलिंग कॉस्ट प्ले द की रोल इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। द पर्पस ऑफ सेलिंग इज टू इंक्रीज सेल्स बाय अट्रैक्टिंग मोर बायर्स। दिस आल्सो मीन्स द राइज इन डिमांड, कि आपकी सेलिंग कॉस्ट का जो मकसद होता है ना, आपको ट्रैक करना ख़रीदारों को, ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर ख़रीदें और तलब को बढ़ाना है। चैम्बरलिन कहते हैं कि सेलिंग कॉस्ट आर इंकर्ड इन ऑर्डर टू ऑल्टर द पोजीशन या शेप ऑफ द डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट, के आपके फ़रोख्त के अखराजात वो अखराजात हैं जो मसनूआत की डिमांड की पोजीशन या शक्ल को तब्दील करने के लिए किए जाते हैं। सादा लफ्ज़ों में आप कह लें कि सेलिंग कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर पुट इन द इन बाय द एंटरप्रेन्योर इन ऑर्डर टू प्रमोट हिज सेल, के आपके जो है कि मिकदार फ़रोख्त बढ़ाने के लिए आजर के अखराजात की रकम मुसारफ़े फ़रोख्त कहलाती है। अच्छा, आज अब हम करते हैं ये दोनों शक्लें। पहली शक्ल में हम जो है वो इसके असरात दिखाएंगे, और दूसरी शक्ल में हम दिखाएंगे कि मुनासिब तरीन मुसारफ़े फ़रोख्त जो हैं वो आपके कौन कौन से कैसे हासिल होते हैं। अच्छा जी, शक्ल बनाने के लिए हमने ओ वाई खात पे प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू को लिया, और एक्स खात पे हमने आउटपुट को लिया। यहाँ पे हम बनाएंगे एवरेज रेवेन्यू का ख़त, जो हमारा मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी फर्म्स आपस में compete कर रही हैं। एवरेज रेवेन्यू का ख़त डिमांड को भी रिप्रेजेंट करता है और आपकी प्राइस को भी करता है। इसी के नीचे आपका दूसरा ख़त बनेगा मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त। तो वाज़न कायम होगा आपका, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कता करेगा मार्जिनल रेवेन्यू के ख़त को पॉइंट ई पे। आउटपुट को मालूम करने के लिए नीचे सीधा अमूद गिराएं। ओ एक्स खात पे आउटपुट है और ओ वाई खात पे आपका जो है वो प्राइस को, कॉस्ट और रेवेन्यू है। आपकी आउटपुट हो गई ओपी, और आपकी जो है प्राइस के लिए से ऊपर लेके जाएंगे एवरेज रेवेन्यू के ख़त पॉइंट ए पे जाके मिला, इसको आप मिला दें ओ वाई ख़त के साथ, आपका हासिल हुई प्राइस ओपी। अच्छा, अब प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये कैलकुलेशन मैंने पहले की है, ये कई मरतबा आप कर चुके हैं। अच्छा जी, टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई आउटपुट ओ पी मल्टीप्लाई ओ क्यू, या ए क्यू मल्टीप्लाई ओ क्यू। ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों आपस में बराबर हैं, ये लिख लें या चाहे ये लिख लें। मैंने लिखा है ओ पी मल्टीप्लाई ओ क्यू, ओ पी ए क्यू, ये वाला हिस्सा आपका निकल आया। अब हमने ये ख़त बनाना है आपका एवरेज, ये यू शेप के जी खतूत इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं वाज़िया करती चलूँ। ट्रेडिशनल यू कॉस्ट के कर्व आपका है जी एवरेज टोटल पर यूनिट कॉस्ट का ये ख़त, जिसको हम सिंपल एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट भी लिखते हैं। एक्चुअली ये जो आपका एवरेज टोटल पर यूनिट कॉस्ट का ख़त है ना, ये मजमुआ होता है एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट का और एवरेज सेलिंग कॉस्ट का। ठीक है जी। अच्छा, ये जो इसने अमूद को टच किया है पॉइंट बी पे, ठीक है, इसको आप मिला दें ओ वाई ख़त के साथ, ये पॉइंट सी हो गया। ये जो आपका शेडेड एरिया बनेगा ना, ये एक्चुअली शो करता है आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट को। अच्छा, टोटल कॉस्ट होती है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई आपकी आउटपुट टोटल कॉस्ट ओ सी मल्टीप्लाई बी आपकी ओ क्यू। अच्छा, ये टोटल एरिया निकलेगा ओ सी बी क्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ओ पी ए क्यू माइनस ओ सी बी क्यू। इनको जो हिस्से चीज़ें कट की, उसके बाद आपका ये एरिया निकल आया एबनॉर्मल प्रॉफिट पी ए सी बी। अच्छा, अभी मैंने यहाँ एक लिखा है कि जो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है ये और एवरेज सेलिंग कॉस्ट का मजमुआ होता है एवरेज टोटल पर यूनिट कॉस्ट, जिसे उर्दू में बोलते हैं फ़ी इकाई कुल मुसारिफ। अच्छा, ये ख़त इसके नीचे होगा, ये जो पॉइंट ई है ना, ये मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है, ताकि मैं ये ख़त बना सकूं। ये देखें, ये बिल्कुल इसके नीचे बनेगा एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट का ख़त। अब आपके जहन में होगा कि यहाँ पर जो है आपका एवरेज सेलिंग कॉस्ट कहाँ है। ये जो आपका कलर्ड हिस्सा है ना, ये वाला,
इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये हैं जी असल में आपके एवरेज सेलिंग कॉस्ट, ठीक है जी। और ये वाला जो मुस्ततिल नुमा हिस्सा कैलकुलेशन करके भी आपने निकाला है, ये है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट जो फॉर्म जो है वो हासिल कर रही है। क्यों, कैसे हासिल कर रही है, क्या असर इसका हुआ, देखें। जब हम इसको शक्ल को बनाते हैं ना, इस इन दी शॉर्ट रन में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बायर्स है उसे मार्केट के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, कि बायर्स डोंट हैव एनी परफेक्ट नॉलेज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा, हम ये भी अज्यूम करते हैं कि जो बायर्स की डिमांड है और टेस्ट है ना, कैन बी चेंज, ये तब्दील होता रहता है, ठीक है। ये अज्यूम करने के बाद इसका जो हमें असर मिलता है वो ये मिलता है कि आपके जो आजर है ना उसे एबनॉर्मल प्रॉफिट हासिल होता है, एवरेज सेलिंग कॉस्ट का जो असरात मरतब होते हैं, उसका आउटपुट लेवल जो है वो OQ है और प्राइस लेवल OP है। ये जो AB हिस्सा है ना, ये एवरेज रिटर्न पर यूनिट को जो है वो ज़ाहिर करता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो आपका एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, इसमें तमाम तर जो शय को पैदा करने के अखराजात आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इस शय को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जो एवरेज सेलिंग कॉस्ट है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो इश्तिहारबाजी के अखराजात आते हैं, पब्लिसिटी के अखराजात आते हैं, सेल्समैन के अखराजात आते हैं, जिसमें आपको जो है वो मुतासर किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका मजमुआ मिला के जो है एवरेज टोटल पर यूनिट कॉस्ट बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आपका है ना कि ट्रू इक्विलिब्रियम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्राइस एंड आउटपुट, द हाईएस्ट प्रॉफिट डिटरमिन्ड बाय बैलेंसिंग दिस कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़, ठीक है जी। ये हो गया आपका पहला पार्ट के इफेक्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। दूसरा है ऑप्टिमम सेलिंग कॉस्ट। ऑप्टिमम सेलिंग कॉस्ट बनाने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए भी हम शक्ल बनाएंगे। OY पे प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू और X पे आउटपुट को लिया। अच्छा, इस शक्ल में उन्होंने ये किया है, एवरेज रेवेन्यू के नीचे हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू होता है, वो ख़त अज्यूम किया है, और तवाज़न हमेशा वहीं पे कायम होगा जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के ख़त को नीचे से ऊपर कता करेगा। ये दोनों खतूत अज्यूम किए गए हैं ताकि ये जो प्रॉफिट है ना, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है एडवर्टाइजमेंट करने पे और प्रॉफिट बढ़ता है, इसको हाईलाइट किया जा सके, ठीक है। अच्छा जी, आपका पहला जो ख़त है वो बनेगा एवरेज रेवेन्यू का ख़त। ये लें, एवरेज रेवेन्यू कर्व 1 और ये आपका डिमांड 1 का ख़त है। ये सीधा इन्होंने अमूद यहाँ पे गिराया है। ये अमूद खाम खा नहीं बना, अभी मैंने अर्ज़ किया है ये अज्यूम है मार्जिनल रेवेन्यू भी और मार्जिनल कॉस्ट भी। आपकी आउटपुट है M1 और प्राइस जो है वो आपकी हो जाएगी P1, ठीक है। अच्छा, ये बनेगा आपका एवरेज कॉस्ट का ख़त। ये है जी AC1। इसने अमूद को कहाँ टच किया, ये नुक्ता आपका R है, इसने पॉइंट S पे किया, इसको OY के साथ मिला दें, ये पॉइंट आपका T बन गया। ये शेडेड, इसको हाईलाइट करने के लिए 2 ख़त अज्यूम किए गए हैं कि ये मौजूद हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि आपका supposing the producer spends a certain amount on advertising, the result is an increase in demand for his product। अच्छा, जब डिमांड बढ़ेगी इश्तिहारबाजी से उसकी शय की, तो ये ख़त राइट साइड पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये ले, ये बनेगा ख़त आपका एवरेज रेवेन्यू का दूसरा और डिमांड का दूसरा ख़त, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम जो है ना वो अज्यूम करेंगे, ये मैं AC1 इधर लिख रही हूँ ताकि मैं ख़त बनाने में मुझे थोड़ा आसान हो जाए। चले, आपका के आउटपुट लेवल M2 है, यहाँ पे ये अमूद है, ये R1 है, इसको आप मिला दें इसके साथ OY ख़त के साथ, प्राइस आपकी P2 हो गई। ये बना आपका एवरेज कॉस्ट का ख़त। एवरेज कॉस्ट 1 आपका ये 2 बन गया। ये कम्बिनेशन है आपका एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट का और प्लस एवरेज सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। ये पॉइंट जहाँ पे मूड को टच किया है आपका S1, ठीक है जी। और ये जो है आपका प्रॉफिट, इसके साथ
दोबारा शो हो रहा है, ये देखें OI के साथ मिला दिया, पहले से ज़्यादा प्रॉफिट। देखें इश्तिहारबाजी करने का क्या असर हुआ, इश्तिहारबाजी करने का ये असर हुआ कि कीमत भी पहले से बढ़ी, ज़ाहिर है उसके अखराजात ज़्यादा आए पब्लिसिटी पे, उसके बाद उसकी आउटपुट भी ज़्यादा हुई, फर्म ने अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया। आपका जो प्रॉफिट जो है ना, ये देखें पहला है पाई 1 P1, ठीक है, RS और T। प्रॉफिट 2 जो है ये आपका है P2 R1 T1 और S1, यानी प्रॉफिट 2 ग्रेटर देन है प्रॉफिट 1 के आपका P2 R1 T1 S1 ग्रेटर देन है P1 RS T के, ठीक है जी। अच्छा, मज़ीद जो है वो एडवर्टाइजिंग करता है, सेलिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ा दे, अपनी पब्लिसिटी बढ़ा दे, तो ये ख़त मज़ीद ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, ये ले मज़ीद ऊपर को चला जाएगा, ये बनेगा एवरेज रेवेन्यू का ख़त 3 और डिमांड कर्व 3 बनेगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये सीधा अमूद नीचे को आएगा, ये ले आपकी आउटपुट बढ़ गई, OM 3 हो गई, प्राइस मज़ीद बढ़ेगी, ये ले OP 3 हो जाएगी, ये पॉइंट आपका R2 बन जाएगा, ये लें, ठीक है जी। ये आपका बन गया सेलिंग कॉस्ट का ख़त, ये लें, ठीक है जी। एवरेज आपका एवरेज कॉस्ट का कब सॉरी बना, ये कम्बिनेशन बना, ये AC2 है, ये AC3 है, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एवरेज सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। ये पॉइंट बना आपका S2 और इसको मिलाएं, ये बना आपका T2, ठीक है, R2। ये मज़ीद प्रॉफिट जो है ना उसका बढ़ गया, यानी सादा लफ्ज़ों में पाई 3 जो है ना ये ग्रेटर देन हो गई पाई 2 से, मुनाफा पहले से ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, अब सिलसिला कहाँ तक जारी रहेगा, अब सवाल ये पैदा होता है कहाँ तक ये अखराजात जो है ना वो करता रहेगा एक आजर। तो इसका जवाब उसने यहाँ पे आके एंड पे दिया है कि देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड सीरीज ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट, thus it is up to the producer to choose the optimum set to maximize his profit। कि ये जो सीरीज़ चलती रहेगी, एडवर्टाइजमेंट करता रहे, डिमांड बढ़ती रहे, ठीक है, एवरेज कॉस्ट बढ़ती रहेगी, तो उस सूरत में प्रोड्यूसर ने चूज़ करना है एक मियारी सेट जो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे। एज लॉन्ग एज marginal revenue exceeds marginal cost on advertising, the firm will continue to increase advertising expenditure। के इश्तिहारबाजी के अखराजात वो उस वक़्त तक जारी रखेगा जब तक इजाफी मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर दैन रहे मार्जिनल कॉस्ट के मुख्ततम मुसारिफ के। स्टॉप कहाँ करेगा, when additional marginal revenue generated equals extra marginal cost incurred, के जब उसके अजाफी मुख्ततम वसूली बराबर हो जाए ज़ायद मुख्ततम मुसारिफ के, तब जाके वो इसको अखराजात जो हैं वो पब्लिसिटी के बंद कर देगा, क्योंकि उसके बाद उसे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक वो इंतज़ार करेगा पब्लिसिटी करते हुए कि कितना, जब ये हिस्सा उसका पॉइंट आ जाएगा कि अजाफी मुख्तम वसूली बराबर हो जाएगी एक्स्ट्रा आपकी मार्जिनल कॉस्ट के, तो वो पब्लिसिटी के एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एंड पे आपको एक और बात भी बतानी है। आपकी बुक में ये शक्ल है जो मैंने आपको बना के दिखाई है, ठीक है। अब आपकी बुक में ये भी शक्ल हो तो भी ठीक है। देखें इसमें क्या किया है कि ये दो आपका पहला जो है ना, ये देखें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त, ये बना आपका मार्जिनल कॉस्ट का ख़त, ठीक है जी। ये आपका एवरेज कॉस्ट का ख़त, ये आपका प्रॉफिट बन गया। इतना हिस्सा जितना आप बनाते हैं, अभी आपने पहली शक्ल में भी ये हिस्सा बनाया है। अब नेक्स्ट जो है, जब डिमांड बढ़ जाएगी ना, ख़त ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ख़त आपका एवरेज रेवेन्यू 2 का और ये डिमांड 2 का, ये है मार्जिनल कॉस्ट का ख़त। ये जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त मार्जिनल कॉस्ट के ख़त को ना यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट E1 है, ये पॉइंट आपका E2 है, यहाँ पे कता करेगा,
ठीक है। आपने मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो दोबारा नहीं खींचनी, एक ही दफ़ा लंबा ख़त खींचना है। ये वाला ख़त जो मार्जिनल रेवेन्यू का है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट के ख़त को मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त मार्जिनल कॉस्ट के ख़त को पॉइंट E2 पे कता करेगा। इसी तरह फिर आप इसका अमूद जो है वो गिराएंगे, इसे ऊपर लेके जाएंगे, जो एवरेज रेवेन्यू के ख़त पे बनेगा और ये एबनॉर्मल प्रॉफिट को ही शो करेगा। ये शक्ल बनाएं या ये बनाएं, आपने का एक बिल्कुल ठीक शक्ल होगी। एक्सप्लेनेशन जो है वो इसको देख के कीजिएगा। यहाँ पे भी प्रॉफिट 2 जो है ना पाई 2 ग्रेटर देन है पाई 1 के। अब ये आपकी मर्ज़ी है, जौन सी बुक में शक्ल है ना आप उसको इजीली फॉलो कर ले। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को अज्यूम करके ख़त बना दिए गए हैं, यहाँ पे हमने शो कर दिया है। आप जिस तरह से मुनासिब समझते हैं आप कर लीजिएगा। अगर आप लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।